यस स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, सर 7:05 पे अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे के सारे अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। सारे पूरे क्या इसको मैंने भी कैमरा ऑन करवा करवा। आलिया 2 क्लास हम फिर डरा रहे तू। मौलवी ने टोपी से तो नहीं तबलीग पे जा रहे हैं। ओके क्लास, अब अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। आयमा खान, प्रेजेंट सर। अली, प्रेजेंट सर। एहतशाम तू तो कैमरा बंद ही कर दे। मान भी अपना मुंह बंद करते हैं। उस्मान बहुत बोल रहा है आजकल। प्रेजेंट सर। अमीमा, आमना असलम,
आमना मुस्तफा, Present. आयशा सादिका, Present. इमाम, Present. अबीहा, Present, sir. आलिया, Present, sir. अमना, Present, sir. नेहा, ईमान, Present. ईमान रियाज, अकमल, Present, sir. खदीजा, हिमजा, Present, sir. लाइबा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइबा, चुप करोगे तब आएगा ना जानी। लाइबा इमरान, जावेद तू है? तारेब, Present, sir. माहम, मसूद, मनाहिल, Present. आलिया, Present. आलिया, Present. नबीहा, Present, sir. फातिमा, एक फातिमा, Present, sir. अमन अवान, Present. नाराज, हेलो Present. आशिका बेगम, नाजिर। Present, sir. हाँ आवाज आ रही है। हाँ फुल फर्स्ट क्लास। हाँ सही है। माइक खराब हो Sir, जाएगा तेरी उसका बार-बार। present है. सही है। मान का मुंह बंद करा बस। कौन? उस्मान पिटेगा मुझे कॉलेज आने है। तहरीम. मैंने क्या कर लिया यार, मैं तो चुप ही बैठा हूँ इधर कब से। हाँ मैं ये सुन भी रहा हूँ। अभी भी चुप है। Sir. हाँ बोल। Sir. Sarosh. I am also present, sir. अच्छा, Sir, मेरी भी present लगी. बहुत बोलने लग गया उस्मान तो आजकल। Sir, मैंने I क्या am also बोला यार, present. तुम्हारी सुन रहा हूँ मैं। यार में से कोई रह गया है तो बात अब्दुल्ला बिन ईद की छुट्टियों में ज्यादा मजा आ गया क्या? हाँ मजा तो आया, तू नहीं आया मगर। अब्दुल्ला रफाका, तूने बुलाया। ये भी आ जाएगा। बंदे गेट। जावेद, जैन हमारा नाम का है यार इसमें। अबे उस्मान को गेट से बाहर नहीं निकलने देते बातें। बॉयज ही क्रॉस टॉक अभी नहीं अभी करेंगे। शाम आएगा। के आ जाऊंगा। एहसन जावेद, अमान जैन खान,
हाँ आएगा, हमारा नाम अभी आएगा, टेंशन क्यों ले रहा है, आएगा। अरे पहले नंबर पे था, गायब हो गया। प्रेजेंट सर। कौन है एहतेशाम? सीरियल नंबर प्रेजेंट एहतिशाम सर। एब्सेंट। एहतिशाम प्रेजेंट। गुलाम एब्सेंट। सर एवरीवन पे मैसेज पढ़े, किसी की भी प्रेजेंट नहीं लगी। ऐसा भी आया। बाद आलम, हैदर अली, प्रेजेंट। हम्माद अहमद, अभी ये नाम उल्टे क्यों है? हम्माद प्रेजेंट नहीं सर। सर हम भी आए हुए सर, जैनुल आबदीन प्रेजेंट। सर अतीक भी प्रेजेंट है। हमजा रिजवान, अतीक तो प्रेजेंट होता है, पता चलता है। सैफा साद, प्रेजेंट सर। डरती का वो। आमिर, मोटा भारी है ना। मोहम्मद अतीक, एक सर हमजा राशिद में प्रेजेंट हूँ। सर किधर जा रहे हैं? मोहम्मद आतिफ, ये अतीक, अतीक तो जहाज पे मान बैठा की है। मार। अवैस अजीज, अवैस अजीज, मोहम्मद एहसन, सुलेमान को कोरोना वायरस हुआ। जहाजिब, नहीं बोले से। माज मजाक कर रहा हूँ यार। साद आलम, अवैस अजीज तो सर तारिक के साथ गया हुआ है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। साल वाला प्रेजेंट है सर। सुलेमान, हाँ अबे तुझे पड़ा बता। सर प्रेजेंट। आया आया, सुलेमान भी आया। दानियाल नहीं मेरा आया। नाम क्यों नहीं आ रहा? लाल, दानियाल दानियाल पिछली क्लास में तो था। उस्मान तो सस्ता है। दिन ब दिन मैं बहुत महंगा हूँ इसलिए नहीं आ रहा सस्तों के साथ। अच्छी बात है। शाम को मारे बगैर मजा ही नहीं आ रहा सर यार। प्रेजेंट। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। नाम बताओ बेटा। माय नेम इज दयान एंड आई एम प्रेजेंट। सर माय सर नेम इज उस्मान। प्रेजेंट। सर लगा देना। सर उस्मान प्रेजेंट। उस्मान की। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। क्या आपका नाम? ये एफ है। सर उस्मान प्रेजेंट। उस्मान आवाज आ रही है मेरी? उस्मान, आ रही है। यस सर प्रेजेंट। अबे सर को बोल मेरी प्रेजेंट हेलो लगाना। सर, सर जैनुल Thank you, आबदीन sir. प्रेजेंट। सर हेलो। अरे सर सर तलाल भी प्रेजेंट है। फिलहाल दफल प्रेजेंट है। आप तो प्लीज ओ हाजी साहब भी आए हुए हैं। मैं सबको कॉल कर रहा हूँ अपने सर मैं भी प्रेजेंट हूँ, लगा दे सर। मेरा सर सुन ले, प्रेजेंट लगा दे। नाम नहीं नहीं। सर हमजा हमजा। सर प्रेजेंट लगा दे फिर हम क्लास लीव। फिलहाल प्रेजेंट है। हाँ लगा। आपके नाम, हमजा का नाम नजर नहीं आ रहा मुझे ना। सर ऊपर जाएंगे तो नजर आएगा। अच्छा, मोहम्मद शाहिद, सर मेरा नाम शर्जील, घर सैयद पे। हसन दानियाल, सैयद रासिक, उमामा, अल्लाह के हवाले। है क्या? अरे मर सर गया। उसामा, ना लगा। अट्टे उतारी लेगी। जैनुल आबदीन, अल्लाह प्रेजेंट देता। सर। सुनैर अजीम, बाहर में गया। एब्सेंट। मैं तुझे बताता हूँ। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। सुनैर जी जुनैर एब्सेंट है सर। सर बाहर में गया। उसामा, तुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है। उसामा शहबाज प्रेजेंट है। नो। अरे सर मेरी रह गई। सर प्रेजेंट है प्रेजेंट है। मैंने लगता है तूने टोपी डाली है। अरे उस्मान मेरी आवाज आ रही है? अबे सर को बोल मेरी प्रेजेंट लगा दे। सर तलाल जफर की प्रेजेंट लगा दें। सर हसन दानियाल एब्सेंट है। गाने कौन लगा रहा है? टोपी लाने का करो। प्रेजेंट हाँ सही है। खुद गा लेते हैं बिलीवर। ज्ञान प्रेजेंट है और प्रेजेंट चुप कर। प्रेजेंट हमजा अकेले लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, देखें आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा मैंने किन किन लोगों की प्रेजेंट लगाई है। तो बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन तो आ जाओ। प्रीवियस लेक्चर कोई क्वेश्चन तो नहीं करना। ठीक है बेटा, मैं केमिस्ट्री की क्लास है। दोबारा दे रहे हैं। लोगों ने अपने कैमरास ऑन नहीं किए, कैमरास ऑन कर ले, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सर कैमरा है नहीं सर, मैं नोकिया पे चला रहा हूँ। अरे कहती सर बोल रहे कैमरा ऑन करो। सर मेरे पास कैमरा ऑन नहीं है। करो। कंप्यूटर पे वो नहीं है। जैन कैमरा ऑन कर। मेरा में दी है। मेरे लैपटॉप में फ्रंट कैमरा नहीं है।
ओके ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 15 मैंने आपको पहले बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर आ गए थे। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नेचुरल गैस के ऊपर थे। देखिए नेचुरल गैस आपको पता होना चाहिए कि वही गैस है जिसको पाकिस्तान में हम सुई गैस कहते हैं, इसलिए पाकिस्तान में सुई के मुकाम पर बहुत ज़्यादा मिली है और सुई एक मुकाम है कि जो बलूचिस्तान में पाया जाता है। बहरहाल जो नेचुरल गैस है मेनली जो है ये CH4 होती है, यानी मेनली मीथेन होती है। और अब इसके बाद देखिए अदर गैसेस भी इसके अंदर हो सकती हैं, इसमें कि ये जमीन से निकलने वाली गैसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होती। इसके अंदर गैसेस के अंदर बहुत सारे लाइट मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ये भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली इसके अंदर जो है वो मीथेन होती है। और ये कैसे बनती है? आमतौर पर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। जैसे हमने आपको बताया था कि बेसिकली पेट्रोलियम है, इसकी सोर्स क्या है कि डायनासोर वगैरह मर गए और अर्थक्वेक्स आ गए, उसके अंदर बहुत सारे पूरे के पूरे जंगलात जो है वो दब गए और जमीन के अंदर वो फिर डीके होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये सारे के सारे, डायनासोर जाहिर है लिविंग बीइंग है, ऑर्गेनिक है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब डीके होते हैं तो फिर गैसेस बनती हैं, ठीक है। और यही गैसेस जो है ना, इन्हीं गैसेस के अंदर मीथेन वगैरह भी आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के किनारे कोई जानवर, कोई बिल्ली वगैरह मर जाती है, मरने के बाद वो फूलती है, फूलने की वजह क्या होती है कि उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज होते हैं। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज हो रहे होते हैं तो फिर क्या बन रहा होता है, यही गैसेस वगैरह बन रही होती है। क्योंकि उसका पैसेज थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो बॉडी फूलती चली जाती है, एक वक्त आता है कि वो बर्स्ट हो जाती है। बहरहाल ये जो ऑर्गेनिक गैसेस होती हैं, लाइट मॉलिक्यूलर वेट होती हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के डीके होने से प्रोड्यूस होती है। और पाकिस्तान के अंदर फॉर्चुनेटली इसके बहुत ज्यादा रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। देखिए प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री, प्लांट्स जो हैं ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के की सोर्स माने जाते हैं और यही प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं। और ख़ासतौर पर जो कहते हैं कि जो हकीम वगैरह होते हैं वो बेसिकली इन प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से, जैसे जुशांद आप समझते हैं कि बेसिकली जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको आप पानी में बॉईल करके उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वही मेडिसिन का काम करते हैं। तो बेसिकली जो यूनानी हकीम वगैरह है वो बेसिकली प्लांट्स को ही मेडिसिन के तौर पर, होल प्लांट को यूज कर रहे होते हैं। और जो एलोपैथिक होते हैं या फिर जो कि होम्योपैथिक होते हैं, वो थोड़ा सा उनका डिफरेंट है। तो वो होम्योपैथिक वाले भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एलोपैथिक की जो रिसर्च है वो थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड होती है। वो मिसाल के तौर पर ये रिसर्च करते हैं कि ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर मिसाल के तौर पर 200 कंपाउंड्स हैं। अब इन 200 कंपाउंड्स में से मिसाल के तौर पर फ्लू के लिए कौन सा कंपाउंड एक्टिव है, वो कंपाउंड लेते हैं और वो कंपाउंड या तो प्लांट से निकाल लेते हैं या फिर उस प्लांट को हम बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं लैब के अंदर और फिर उसको ड्रग के तौर पर यूज करते हैं। तो जो एलोपैथिक होते हैं वो भी बेसिकली इन्हीं प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि इन प्लांट के अंदर कौन सा कंपाउंड है कि जो एक्टिव है। वो पूरे प्लांट के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, पूरे प्लांट को एज अ मेडिसिन यूज नहीं कर रहे होते। बहरहाल तो many organic compounds are obtained directly from plant and animal source by suitable method of isolation. अब देखें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेलुलोज, शुगर, स्टार्च वगैरह, ये हमें कहाँ से मिल जाते हैं? प्लांट से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे सेलुलोज बेसिकली कॉटन, कॉटन इज बहुत ज़्यादा, कॉटन के अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा होती है। सेलुलोज हर प्लांट की सेल वॉल में होता है, तो वहाँ से हमें सेलुलोज एक्सट्रैक्ट करते हैं। शुगर आपको पता है, शुगर केन से ले लेते हैं। स्टार्च जो है मुख्तलिफ, जैसे राइस से स्टार्च आ जाता है और पोटैटो से आ जाता है। प्रोटीन अगर हमें चाहिए होते हैं, सिल्क, वूल, कैसीन, फूड प्रोटीन्स वगैरह, ये सोर्सेज हैं प्रोटीन्स की। फैट एंड ऑयल जो है वो बहुत सारे ऑयल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वहाँ से हम
ये चीजें हासिल कर रहे होते हैं। अल्कलॉइड्स हैं, ये मेडिसिन के तौर पर बहुत ज्यादा यूज होते हैं और ये न्यूरोलॉजिकली और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये भी हमें प्लांट से मिल जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इवन फ्लेवर्स हैं, ये हमें सारी चीजें प्लांट वगैरह से मिल जाती हैं। एक और मेथड जो होता है उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके हम केमिकल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं। और फर्मेंटेशन की तो एक बहुत बड़ी जो एग्जांपल है वो बेसिकली अल्कोहल की फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन के जरिए हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, फॉर मतलब एक ड्रिंकिंग पर्पस भी और जो है वो लैब के अंदर भी एज अ सॉल्वेंट इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। तो अल्कोहल को भी प्रिपेयर करने का एक बहुत आसान तरीका जो है वो क्या है, फर्मेंटेशन है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए फलों को सड़ा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। फर्मेंटेशन के जरिए हम आहार करते होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए अल्कोहल्स, एसिड्स, विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हम फर्मेंटेशन यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए एक बहुत जो कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल है फर्मेंटेशन की वो है दही का बनना। दही भी बेसिकली आप जानते हैं कि बैक्टीरियल एक्शन के जरिए बनता है, तो ये भी एक फर्मेंटेशन की एग्जांपल है। अच्छा देखिए, कोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स है। कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेइंग ऑफ ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां से कोल बना है। बेसिकली ये प्लांट के रिमेन्स हैं, दरख्तों के, ट्रीज के रिमेन्स हैं कोल। देखिए अब एक होती है पार्शियल सिंथेसिस। अब जो कंपाउंड हमें मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें पता चला कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है मेडिसिन के तौर पर। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाने के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। बाद औक़ात तो ये होता है कि आप वो काम करें जो कि हकीम लोग कर रहे होते हैं कि पूरा प्लांट लिया, उसको पानी में लेके बॉईल कर दिया, लोग दवा तैयार हो गई, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि आप ये देखें कि उस कंपाउंड के अंदर, उस प्लांट के अंदर मिसाल के तौर पर 200 कंपाउंड प्रेजेंट है, इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्टिव है, आप वो कंपाउंड बना लें। अब अगर आप वो कंपाउंड बना लेंगे लैब के अंदर तो उसका फायदा ये होगा कि आपको प्लांट्स कट नहीं करना पड़ेंगे, आपका एनवायरनमेंट सेव रहेगा, ठीक है। इसके लिए वो कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं, लैब के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं उसको हम, इसके दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है पार्शियल सिंथेसिस और एक कहलाता है टोटल सिंथेसिस, ठीक है। अब ये आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। अभी आपका आज का एक क्वेश्चन भी होगा, व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। देखिए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और कोल
तो अगर आपने पेट्रोलियम से या कोल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए और उनको आपने कन्वर्ट कर दिया सिंथेटिक मेथड से उन चीज़ों में जो आपके काम की हैं, मिसाल के तौर पर उन चीज़ों को आपने डाइज बना ली, रबर फाइबर वगैरह बना लिए, तो ये क्या कहलाता है? पार्शियल सिंथेसिस कहलाता है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस? पार्शियल सिंथेसिस में हम ये करते हैं कि वो कंपाउंड जो कि वो सिंपल कंपाउंड जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिल जाते हैं, कोल वगैरह से या पेट्रोलियम से मिल जाते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने काम के कंपाउंड्स में, वैल्यूएबल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या कहलाता है? पार्शियल सिंथेसिस। ठीक है। अब एक होती है टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि जो कंपाउंड्स आपने बनाने हैं वो कंपाउंड नेचर के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जैसे ईथर, ग्लाइकॉल, मर्क्यूरोक्रोम, एस्प्रीन वगैरह, सल्फर ड्रग्स, अगर ऐसे कंपाउंड आपको चाहिए कि जो नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं मिलते, एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, आप खुद इसको लैब में बिल्कुल बिगिनिंग से बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत सिंपल कंपाउंड CH4 लिया और CH4 को आप जोड़ते जोड़ते आपने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जो कि आपके लिए ड्रग के तौर पर काम करेगा, तो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टोटल सिंथेसिस। यानी जो चीज आपको चाहिए थी वो नेचर में अवेलेबल ही नहीं थी, आपने बहुत पेट्रोल और पेट्रोलियम से लेकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को लेकर उनको सिंथेसाइज करना शुरू किया और उसको फिलहाल आप इन द एंड आपने अपनी प्रोडक्ट अचीव कर ली। ये कहलाता है टोटल सिंथेसिस। ठीक है। तो नेचुरल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस में क्या फर्क होता है? पार्शियल सिंथेसिस में जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं वो या उससे मिलती जुलती कोई चीज नेचर में अवेलेबल होती है, तो आप उसके अंदर जरा सी मॉडिफिकेशन करते हैं, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। टोटल सिंथेसिस के अंदर जो चीज आपको चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप क्या करते हैं? आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल को लेके CH4 लिया, इथेन लिया, इनको आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। जोड़ के आपने वो जो स्ट्रक्चर आपने बनाना था, जो मेडिसिन आपने बनानी थी, वो आपने बना दी। इसको कहते हैं टोटल सिंथेसिस। देखें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि तकरीबन ज़िंदगी के कोई ऐसा फेज नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम यूज़ करते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑर्गेनिक होती हैं और वो हम या तो सिंथेसिस के ज़रिए वो प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब देखें, शब्द देखिए, अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। देखिए, कोल जो है ना, कोल इज अ सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कोल के जरिए हम किस तरीके से इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर छुपे हैं वो कैसे निकालें। देखें, बात ये है कि कोल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनको निकाले कैसे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको निकालने के लिए डिस्टिलेशन की जाती है। ठीक है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप लोग जानते हैं कि ये आमतौर पर लिक्विड फ्रैक्शंस को सेपरेट करने में यूज होती है। आप क्या करते हैं कि ऐसे लिक्विड फ्रैक्शन जो आपस में मिक्स हो चुके हैं, आप उनको बॉईल करके सेपरेट करते हैं। और इसका रूल क्या होता है कि ऐसे लिक्विड, मिसाल के तौर पर A और B दो लिक्विड आपस में मिक्स हो चुके हैं, आपने A को अलग करना है B से, तो आप क्या करेंगे? डिस्टिलेशन करेंगे, और डिस्टिलेशन में आप इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करके आप A को सेपरेट कर लेंगे, B को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है कि A और B का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे A का बॉइलिंग पॉइंट 90 हो और B का बॉइलिंग पॉइंट 90 ना हो, मिसाल के तौर पर 92 हो, तो ये आप क्या करेंगे? डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। तो ये वो चीजें जो आप पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है? डिस्टिलेशन ऑफ कोल, सॉलिड की डिस्टिलेशन।
ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी। देखिए सॉलिड की डिस्टिलेशन को आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है या सॉलिड की डिस्टिलेशन कैसे की जाती है। देखिए इसका तरीका ये होता है कि सॉलिड को, जिसको आप एक ऐसा सॉलिड जिसमें आप ये समझते हैं कि इसमें कई कंपाउंड्स मिक्स है, उसको हम उस सॉलिड को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जब उस सॉलिड को हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो फिर उसके अंदर जो कंपाउंड्स है वो थर्मली डिकम्पोज होना शुरू होते हैं। और जब वो कंपाउंड थर्मली डिकम्पोज होना शुरू होते हैं तो जो उनके अंदर बहुत लाइट वेट के कंपाउंड बनते हैं डिकम्पोज होने के ऊपर, वो गैस बन के बाहर जाना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें बाहर जाने नहीं देते। और जो हमारे पास लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड कंपाउंड्स बॉटम में सेटल होना शुरू होते हैं और हाई टेम्परेचर पे वन बाय वन वो बॉयल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। और इन द एंड हो सकता है कि हमें ऐश मिल जाए उस कोल के अंदर से, एक ऐसी चीजें मिल जाए कि जो इतने हाई टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज नहीं हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम क्या करते हैं, हमने कोल को लिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखी है, ऑक्सीजन को एब्सेंट करना होता है वरना तो क्या होगा, कोल जल जाएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर कोल के अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू होते हैं। उस डिकम्पोजिशन में जो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड हैं वो गैस बन जाते हैं, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। जो थोड़े से हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड बनते हैं और वो लिक्विड जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होना शुरू होते हैं और बॉयल होके वो डिस्टिल हो जाते हैं। और इन द एंड हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐश बच जाए जो इतनी ज्यादा स्टेबल हो कि जो इतने हाई टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज ना हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं कोल की। इस कोल के डिस्टिलेशन में हमारे पास सबसे पहले जो चीजें मिलती हैं वो हमारे पास क्या है, क्रूड कोल गैस, अमोनिकल लिकर्स, यानी ये लिक्विड फ्रैक्शन आता है, कोल tar, जिसे आम उर्दू में डामर भी कहते हैं, जो रोड्स वगैरह बनाने के काम में आ रहा होता है, कोक और कार्बन गैस, ये चीजें मिलती हैं। अब उसके बाद इन चीजों की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, अब हमें क्या मिलता है, क्रूड कोल गैस। ये जो क्रूड कोल गैस है इससे हमें ये चीजें मिल सकती हैं, बेंजोल, मीथेन, साइनाइड्स। साइनाइड्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं, ये जहर होते हैं, पॉइजन होते हैं। यही वजह है कि ये जो माइनिंग है इसके अंदर बहुत मुश्किल काम होता है और ये गैस की लीकेज की वजह से आपने सुना भी होगा कि माइनिंग में लोग की डेथ भी हो जाती है। साइनाइड की गैसेस वगैरह भी होती है, सल्फर कंपाउंड्स जो है ये हमें क्रूड कोल गैस वगैरह से हमें ये चीजें मिल रही होती है। इसके अलावा जो है जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इन तमाम कंपाउंड्स की, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये काम करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम कल एक दफा और देख लेते हैं। कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, ये चार चीजें मिली, और इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हमने जब डिस्टिलेशन की तो हमें ये चीजें मिली, और इन चीजों की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें फाइनली ये चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखें आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है।
जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन करना है? नो सर। यस। सर एक बार फिर समझा दे। जी सर एक दफा फिर समझा दें को थोड़ा बोल सा। दोबारा समझाया, कुछ समझ नहीं आया। हाँ बेटा, टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस का जो डिफरेंस है ये आपको होमवर्क टेस्ट में लिखिएगा। ठीक है, आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी। पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस का डिफरेंस। उस्मान मैं समझाऊं? सर फिर बताएं क्या? सर होमवर्क क्या है? पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस? सर दोबारा बताएं, आवाज कट कट के आ रही है। दोबारा बताएं सर। अच्छा ठीक है, मैं मैसेज कर रहा हूँ। अबे फैजान शक्ल हटा यहाँ से। फैजान बहुत प्यारा लग रहा है आज। अबे लगता है मुंह में नस्वार डाली हुई है। उस्मान तू बच्चे को क्यों छेड़ रहा है? छोड़ दे उसकी जान यार। बच्चा किधर है? उसकी दाढ़ी आई हुई है, देख जरा। बच्चा तो मैं हूँ। छोड़ दे बेटा, पूछे वो तो मेरी भी है भाई, इसमें क्या है? फैजान पूछे घुमा रहा है आजकल। सर ये मुझे नहीं छोड़ेगा लगता बाद में। बस बेटा तू गया सबसे पहले। ठीक है। अबे अपने अब्बा को बुला लेगा, चुप करे जाओ। अपनी दाढ़ी में छुपा लेंगे सर। मान का फॉर्म तो मान तेरा फॉर्म नहीं आएगा। बे चुप करो। सर? हेलो चुप करो। ये वो खान है यार। बे बीच में सुरीली आवाज क्यों नहीं आती? तुझे आवाज सही नहीं आ रही? वॉइस क्रॉस नहीं करें। ओके सर। फैजान कैमरा बंद कर, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा यार। बताइए। मान चुप हो जा, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। कर दे। मैंने मैसेज किया, चैट में जाके देख लीजिए। सर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं है सर। अबे तू डाल देना। नंबर तो नहीं कटेंगे इसके? जैन 10 नंबर। हाँ बोलो। बेटा आपने हाँ मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। पढ़ो चुप करके, सही है? तो मैं क्या आपको तंग कर रहा हूँ? मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, शोर नहीं करो, बता रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा दूंगा, इधर की आवाज नहीं आ रही है। सर नूर उस्मान की अटेंडेंस लगा दे। ठीक है, अभी लगा देता हूँ मैं। और फैजान की भी लगा दे। आमना रिजवान की भी। भाई की भी लगा दे। सर भी लगा दे। ठीक है, ईमान की भी लगा दे। आमना रिजवान। ठीक है सर। सर फैजान की भी लगानी है। फैजान की नहीं लगा। सर फैजान की भी लगाए, फैजान की नहीं लगी। आमना कंदील सबकी लगा दे, सबकी। और आमना सर आमना असलम। सर पहले फैजान की। असलम की नूर उस्मान। नूर उस्मान की। हाँ दिया। बयान तू लगा दे। फैजान टेंशन ना ले, मैं लगवाता हूँ। सर अटेंडेंस कंदील लगवानी की है, भी। उसकी नहीं लगवानी। यार फैजान मुझे शट अप कह रहा है। जान जे लाइव बीबी। हाँ दिया कौन जान से कहाँ गया? मेरी जान- लग गई है बोल जैन। वीजा। नहीं तुम नहीं लगवा यार रही। उस्मान फैजान शायद क्यों इसकी नहीं लगी आया? है। पता नहीं, आवाज मुझे तो नहीं सुना। बता के गया। बोल रहा था कल से आऊंगा, आज आया नहीं। पता नहीं। फैजान आवाज सुना। सही है, रात को सर नींद नहीं